Hi everyone, my name is Smita Mains and I welcome you all in my channel. आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है करिकुलम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, यानी कि करिकुलम में किस तरीके की चीज़ें शामिल की जाए कि हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो भी हम उसमें इंक्लूड कर सकें और बच्चों को अपने कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में हम उनके करिकुलम के थ्रू ही नॉलेज जो है वो दे सके, उनके एजुकेशन सिस्टम में ही कल्चर के बारे में चीज़ों को कैसे जोड़ सके। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा है, तो इसकी 2 वीडियो बनेंगी। ये पहला पार्ट है जिसमें कि मैं करिकुलम के बारे में बताऊंगी, कल्चर के बारे में बताऊंगी एंड कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर जो है इसमें हम कवर करेंगे, और जो कल्चर की किन किन चीज़ों को करिकुलम में ऐड करना चाहिए और क्या क्या तरीके हैं ऐड करने के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आप लोगों का बीएड का एक सब्जेक्ट रहता है, करिकुलम एंड नॉलेज। उस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना रहता है एंड ये टॉपिक है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है करिकुलम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन करिकुलम प्लानिंग, यानी कि करिकुलम प्लानिंग करते समय कल्चर को भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या एस्पेक्ट जो है वो बताया गया है। दिस इज बिकॉज द एसेंस ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ सोसाइटी टू द यंगर जनरेशन ऑफ द सोसाइटी। और ऐसा इसलिए है, कल्चर को करिकुलम प्लानिंग के समय एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि एजुकेशन का मेन एसेंस वही है, मेन फंक्शन वही है, कहना चाहिए कि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को एक सोसाइटी से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट कर सके, यानी कि जो हमारे यंगर जनरेशन है उन तक हम अपना कल्चरल हेरिटेज पहुंचा सकें। नो कंट्री कैन डेवलप इफ हर एजुकेशनल सिस्टम इज वीक। कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं कर सकता अगर उनकी जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग नहीं है। करिकुलम प्लानिंग शुड देयरफॉर एंडेयर टू इंटीग्रेट द components of culture to ensure that the products of the educational system would be functional members of their society। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए या प्लान करना चाहिए कि कल्चर की चीज़ें हम उसमें इंटीग्रेट कर सकें, जिससे कि क्या हो, जो बच्चे जो निकले बाहर एजुकेशन लेके बाहर, जो सोसाइटी में हम मतलब एजुकेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम के प्रोडक्ट यानी कि जो बच्चे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जो पढ़ के बाहर निकलेंगे, वो एक बेहतर कल्चर क्रिएट कर सके और अपने कल्चर में ठीक तरीके से एडजस्ट हो सके और उसको समझ सके। तो कल्चर को करिकुलम प्लानिंग के समय एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है, और ये माना गया है कि एजुकेशन का मेन मकसद यही है कि अपने कल्चरल हेरिटेज को यंगर जनरेशन्स में ट्रांसमिट हम अच्छे से कर सके, जिससे कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो सोसाइटी के जो लोग हैं, वो भी उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में वो जो है बाहर आ सकें। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है मीनिंग ऑफ करिकुलम। मीनिंग ऑफ करिकुलम ये मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोस में भी बताया था, यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप लोग एग्जाम में लिखेंगे या अपने नोट्स बनाएंगे तो जो करिकुलम को पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको कल्चर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे कल्चर को करिकुलम में हम शामिल कर सकते हैं। तो करिकुलम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड करिकुलम इज ऑफ लैटिन लैंग्वेज, यानी कि करिकुलम जो वर्ड है ये एक लैटिन भाषा से लिया हुआ है या लैटिन शब्द ही है। इट मीन्स रेस कोर्स। करिकुलम का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है रेस कोर्स। दैट मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल, यानी कि एक ऐसा कोर्स जो कि किसी इंस्टीट्यूशन में चलाया जा रहा है ताकि एक स्पेसिफिक गोल या कोई एम को अचीव किया जा सके। इन दैट द मीनिंग ऑफ कोर्स इज करिकुलम
कोर्स वर्ड का जो मीनिंग यहाँ पे है वो करिकुलम बताया गया है। एंड रेस का मतलब होता है कि हाउ द स्टूडेंट्स अचीव देयर गोल्स, कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने एजुकेशनल गोल को अचीव कर सके थ्रू करिकुलम। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द टीचर द करिकुलम गिव्स द राइट पाथ फ्रॉम विच द टीचर कैन टीच इन अ प्रॉपर ऑर्डर। करिकुलम टीचर को एक मार्गदर्शन करता है या उनको एक सही रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में वो चीज़ों को कवर कर सके और बच्चों को सिखा सके। एंड स्टूडेंट्स कैन अचीव देयर गोल ईजली। एंड जो स्टूडेंट्स रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, वो अपने एजुकेशनल गोल को ईजिली जो है अचीव कर सकते हैं करिकुलम की हेल्प से, क्योंकि करिकुलम में क्या होता है, चीज़ें पहले से हमको बता दी जाती है कि ये कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप किन किन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और क्या एक गोल जो है, मतलब क्या मेन गोल है जो आप अचीव कर पाएंगे। तो टीचर्स को भी इस चीज़ की जानकारी रहती है कि हमको किस चीज़ की शिक्षा देनी है या ज्ञान देना है बच्चों को, और बच्चों को ये पता रहता है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है या सीखनी है इस कोर्स के अंदर। द नेचर ऑफ करिकुलम इज फ्लेक्सिबल, इट ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो मतलब एक विशेषता है करिकुलम की वो ये कि वो परिवर्तनशील है, वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको बना दिए और छोड़ दिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करने की ज़रूरत होती है और समय के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। करिकुलम एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें किसी कोर्स के बारे में एक पूरा डिटेल्ड जो है चीज़ें दी हुई रहती है कि इस कोर्स में अगर बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उनको किन किन विषयों का जानकारी जो है वो लेनी है या किन किन विषयों को सीखना है। यानी कि एक आउटलाइन होता है ऑफ द कंटेंट, मतलब कि किसी कंटेंट का आउटलाइन कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ से प्राप्त करनी है उसके बारे में जानकारी जो है करिकुलम में दी होती है। और जैसे हमने ऊपर में देखा करिकुलम का प्रॉपर मीनिंग देखेंगे तो रेस कोर्स यानी कि एक ऐसा कोर्स जो कि किसी इंस्टीट्यूशन में रन करना है ताकि जो बच्चा है वो अपने एजुकेशनल एम को अचीव कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है हमको डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। तो डेफिनेशन जो है हमने मुनरो की ली हुई है, उनके द्वारा कहा गया कि करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि करिकुलम में वो सारी गतिविधियां या कार्यक्रम शामिल होते हैं जिनका इस्तेमाल करके या यूज करके एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन जो है एजुकेशनल एम को अटेन करने में, अचीव करने में या हासिल करने में जो है सफल हो सकता है। ठीक है, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, करिकुलम में वो सारी चीजें शामिल होती है विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल, जो कि स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस यूटिलाइज करते हैं या यूज करते हैं टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल एम्स को हासिल या अचीव करने के लिए। ये था डेफिनेशन ऑफ करिकुलम मुनरो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमको देखना है मीनिंग ऑफ कल्चर। मीनिंग ऑफ कल्चर यानी कि कल्चर का क्या अर्थ या मतलब होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर रेफर्स टू पीपल्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी कि कोई लोगों का मतलब एक कोई समूह है, उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर का एक पैटर्न होता है, वही जो होता है वो कल्चर कहलाता है। It involves everything that can be communicated from one generation to another. कल्चर में वो सारी चीज़ें आती है जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या बोलते पास ऑन कर सकते हैं। कल्चर इज द फैब्रिक ऑफ आइडियाज, बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, आर्ट, फूड हैबिट्स, लैंग्वेज, मेथड्स ऑफ थिंकिंग एंड एटिकेट एटसेट्रा। यानी कि कल्चर में ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली ये सारा शामिल होगा कि उनकी बिलीव्स यानी कि उनकी मान्यताएं क्या है, उनके नॉर्म्स क्या है, उनके कस्टम्स क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या है, उनका आर्ट फॉर्म्स वो कैसे यूज़ करते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, मतलब उनकी चीज़ उनके कल्चर में क्या चीज़ें खाने में पसंद की जाती है या किस प्रकार से बनाई जाती है, वो कौन सा लैंग्वेज या भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनकी मेथड ऑफ थिंकिंग यानी कि उनके सोच विचार कैसे हैं एंड उनका एटिकेट कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चर में इंक्लूड होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में
कल्चर इज मेंटेन्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू एजुकेशन, यानी कि कल्चर को बनाए रखा जा सकता है और उसमें परिवर्तन यानी कि कुछ मॉडिफाई भी उसको किया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू। तो पहले ऊपर लाइन में क्या लिखा हुआ है, पीपल्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी कि एक समूह है लोगों का, उनके अपने कुछ नियम कायदे कानून है, कोई उनका आर्ट फॉर्म है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी सोच विचार अलग है, उनका आर्ट फॉर्म अलग है, उनका रहन सहन अलग है। और वहीं एक हमारे पास दूसरा ग्रुप है, उसका खान पान, कपड़े पहनना, वेशभूषा, उनका फेस्टिवल्स, उनका हर चीज, उनकी सोच, वो सारी चीज अलग है। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, एक कैटेगरी को शो कर रही है और दूसरी कैटेगरी को शो कर रही है, तो जो उनकी मान्यताएं हैं, जो रूल्स वो फॉलो करते हैं, यही चीज जो है कल्चर में आती है और ये लोगों के माइंडसेट को जो है शो करती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर इज मेंटेन एंड मॉडिफाइड थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू कल्चर को बनाए भी रखा जा सकता है और उसमें कुछ परिवर्तन भी लाया जा सकता है। अब परिवर्तन कैसे लाएंगे, जैसे कि मान लीजिए पहले समय में या पुराने समय में हम देखें तो कुछ ऐसी प्रथाएं थी, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस थे जो कि अच्छे नहीं थे, जैसे कि बाल विवाह हो जाता था या सती प्रथा होती थी। तो ये सब भी उनके कल्चर का एक जो है हिस्सा था, पर ये सब चीज़ें जो है उसको अच्छा नहीं माना गया आगे चल के, और अब ये चीज़ें जो है सारी हट गई है। तो ये क्या किया हमने, कल्चर में मॉडिफिकेशन किया और उसको मेंटेन करना, यानी कि जैसे कि हम अपने फेस्टिवल्स कैसे बनाते हैं, अपने लैंग्वेज को हम कैसे बोलें, कैसे सीखें, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपनी जो मदर टंग है वो हम अपने से छोटों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो ये सब है कि हम उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर कहें कि उसको बरकरार रख रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होती है, कल्चर में आती हैं। नेक्स्ट हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ कल्चर। यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे होफस्टेड की। तो उनके द्वारा कहा गया है कि कल्चर इज द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, कल्चर कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है which distinguishes the members of one category of people with another, यानी कि एक समूह को दूसरे समूह लोगों के समूह से हम जो डिस्टिंग्विश कर सकें या अलग कर सकें, उसी चीज को कल्चर कहा गया है। कि लोगों का माइंड या उनके रूल्स या उनका जो माइंडसेट है वो अलग अलग होता है, अलग अलग कल्चर के लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है। उसी के थ्रू हम जो है उनमें अंतर कर सकते हैं कि ये लोग इस कल्चर के हैं और ये लोग इस कल्चर के हैं। तो ये डेफिनेशन दी गई है होफस्टेड के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखना है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर में क्या क्या चीजें जो है समाई हुई रहती हैं या सम्मिलित रहती हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाइवल। सर्वाइवल इंक्लूड्स फूड, यानी कि लोगों का खान पान कैसा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लोथिंग, यानी कि उनका वेशभूषा कैसी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफेंस, यानी कि वो किस प्रकार के हथियार यूज करते हैं या किस प्रकार की स्ट्रेटजीज या रणनीति यूज करते हैं अपने आप को थ्रेट से बचाने के लिए। और अगला लिखा हुआ है शेल्टर। शेल्टर यानी कि स्ट्रक्चर यूज्ड टू प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स, अपने आप को और अपनी बिलोंगिंग्स यानी अपनी संपत्ति या अपने सामान या अपनी चीज़ों को सुरक्षा के लिए वो कैसा घर बनाते हैं, किस प्रकार का शेल्टर बनाते हैं। तो सर्वाइवल जो है कंपोनेंट का पहला पॉइंट है। इसमें फूड आएगा, खान पान, क्लोथिंग मतलब वेशभूषा कैसी है लोगों की, डिफेंस यानी कि क्या टूल्स एंड स्ट्रेटजीज वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और उनका जो शेल्टर है, जो उनका रहन सहन है वो किस प्रकार का रहता है। तो ये सारी चीजें जो है कल्चर में आएंगी। अलग अलग कल्चर के लोगों का अलग अलग खान पान रहता है, अलग अलग वेशभूषाएं रहती है, अलग अलग इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड स्ट्रेटजीज लोग यूज करते हैं अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। The way people in a culture learn what they need to know in order to be successful in their culture. अब हर कल्चर में जो है एजुकेशन अलग अलग टाइप का रहता है। तो जब हम कल्चर के बारे में देखेंगे तो उनकी शिक्षा के बारे में भी हमको देखना पड़ता है कि किस कल्चर के लोग किस चीज़ की शिक्षा को या किस चीज़ के प्रति ज़्यादा उनका
मतलब इंटरेस्ट है या किस चीज़ की शिक्षा वो लेते हैं एंड अपने यंगर जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट्स का। तीसरा पॉइंट जो है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर का, ये रहता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि द वे अ कल्चर गेट्स पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए लोग जो है किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या सामान को इधर उधर पहुंचाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए किस प्रकार के जो है ट्रांसपोर्टेशन मोड का या मीन्स का सहारा ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमको देखना होता है। मान लीजिए कि कोई मतलब शहर के लोग हैं, तो उनका जो क्या रहेगा, उनके पास एडवांस्ड जो है मीन्स एंड मोड्स अवेलेबल रहेंगे, और वहीं अगर कोई पिछड़ा जगह है, कोई पिछड़ी जगह है जहाँ के लोग उतने डेवलप नहीं है, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या, उनके पास उतने साधन नहीं होंगे कि वो कैसे खुद इधर उधर आए जाए, अपने सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। तो ये चीज़ भी जो है ये कल्चर टू कल्चर वेरी करती है या डिफर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि कौन सी लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। द वे ए कल्चर शेयर्स आइडियाज एंड मैसेजेस, यानी कि किस प्रकार से एक कल्चर के लोग या एक समूह के लोग अपने आइडियाज को या अपने मैसेजेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने आइडियाज कैसे शेयर करते हैं या अपने मैसेजेस दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, किस भाषा का इस्तेमाल करके या किस माध्यम का यूज करके। तो कम्युनिकेशन भी एक कंपोनेंट है कल्चर का। ये भी हर कल्चर में अलग अलग होता है, हर कल्चर की अपनी अलग एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, या जो चीज़ उनको चाहिए उसकी खरीदी बिक्री वो कैसे कर रहे हैं, क्या उनकी करेंसी है, करेंसी के रूप में वो क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कल्चर टू कल्चर जो है डिफर करती है, और इन कंपोनेंट्स में इसके बारे में भी देखना हमको पड़ता है। इकोनॉमी में लिखा हुआ है द वे पीपल इन अ कल्चर गेट व्हाट दे नीड एंड वांट, यानी कि वर्क, उनका वर्क क्या रहता है, क्या उनका एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम रहता है, या कहाँ से वो गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त करते हैं जो उनको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर यानी कि किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर उनका है, हु इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन अ कल्चर एंड हु इज नॉट। जैसे कि हर कल्चर में रहता है एंड हर कास्ट एंड सिस्टम्स में हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और कुछ लोग उससे कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कुछ लोग बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, यानी कि जो थोड़े अच्छे हैं फिर उनसे थोड़े कम, फिर जो सबसे कम है। इस तरीके की जो डिवीजन रहता है वो भी हमको हर कहीं देखने को, या हर वर्ग में जो है इस तरीके से बटा हुआ रहते हैं लोग। तो किन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, किन को कम इम्पोर्टेंस देनी है, कौन लोग ऊंची पदवी पे आते हैं, कौन उसके नीचे मिडिल क्लास में कौन है, और उससे भी एकदम मतलब निम्न वर्ग में कौन लोग आएंगे, इस चीज़ की भी जानकारी हमको लेनी रहती है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर में। ये भी एक पॉइंट है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट है बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस यानी कि द आइडिया कल्चर बिलीव्स इन एंड द वे दे सेलिब्रेट दोज बिलीव्स, यानी कि लोगों का बिलीफ या उनकी मान्यता किस प्रकार की है, और उस मान्यताओं को या उन बिलीव्स को या कस्टम्स को वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं या कैसे मनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हर किसी का फेस्टिवल अलग अलग है, हर कोई अपने फेस्टिवल को अलग तरीके से मनाता है, अलग अलग मंथ्स में मनाता है, अलग अलग तरीकों से मनाता है, और अलग अलग उसमें खाने पीने की चीज़ें अलग अलग रहती है, सबका बिलीव्स मान्यता सारी चीज़ें अलग रहती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर में ये भी एक चीज़ आती है कि बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस की उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं, और उसको मनाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। और हर कल्चर का मान्यता, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग रहती हैं।
नेक्स्ट हमको देखना है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि वही कि हर कल्चर में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे उसमें बने रहना है, ये भी हर कल्चर में अलग अलग होता है, और ये भी एक कल्चर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर का एक पॉइंट है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, यानी कि लोग अपने खाली समय को कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो किस प्रकार के आर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। द वे ए कल्चर स्पेंड्स इट्स स्पेयर टाइम, किस प्रकार से कोई कल्चर जो है अपने स्पेयर टाइम यानी कि खाली समय को इस्तेमाल करता है, एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ यानी कि अपनी भावनाओं को, अपने आइडियाज को, अपने मैसेजेस को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है। हो सकता है किसी कल्चर में पेंटिंग्स वगैरह करना जो है वो काफ़ी फेमस हो, कोई से कल्चर का डांस फॉर्म बहुत फेमस हो, कोई से कल्चर में हो सकता है कि वो सिंगिंग करते हो, या कोई से कल्चर में ऐसा होता है कि हो सकता है वो मूर्ति बनाते हो, चाहे मिट्टी से, चाहे लकड़ी से, चाहे ग्लास से, किसी भी चीज से। तो इस तरीके से हर किसी का आर्ट एंड रिक्रिएशन जो है वो अलग अलग रहता है हर कल्चर का। तो ये जो टॉपिक हम लोग देखे ये था करिकुलम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, यानी कि बच्चों को स्कूली शिक्षा में किस तरीके से उनके करिकुलम में करिकुलम यानी कि वो चीज जहाँ पे बताया जाता है कि क्या क्या चीजें किस एज में बच्चे को पढ़ना है। तो करिकुलम में कल्चरल चीज़ों को या कल्चरल हेरिटेज को कैसे इंक्लूड करना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती है, ये हम इस वीडियो में जो है देखेंगे। तो आधी चीज़ें हमने देखी, आधी चीज़ें मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इसमें हमने करिकुलम क्या होता है वो देखा, कल्चर क्या होता है वो देखा, कि लोगों का बिहेवियर पैटर्न अलग अलग रहता है, उसी के थ्रू हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये लोग अलग कल्चर के हैं और ये लोग अलग कल्चर के हैं। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या मेन बिंदु होते हैं कल्चर में, जो सब चीज़ें जो है हर कल्चर में अलग अलग होती है, वो इसमें हमने देखा। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन है, कम्युनिकेशन कैसा है, सर्वाइवल कैसा है, क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, इकोनॉमी कैसी है, क्या वर्क करते हैं वो, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, किसको कम महत्व दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में आज कवर की हैं। तो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि एक अच्छा कंटेंट सभी को मिल सके। अब इसके आगे की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें कल्चर की करिकुलम में ऐड की जानी चाहिए और क्या क्या मेथड्स होते हैं ऐड करने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए एंड सेफ रहिए।